हम्म। अच्छा, तो ये बताया करो ना, फिर से बताना पड़ेगा। मुझे लगा वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं और बढ़िया आराम से काम चल रहा है, स्क्रीन है ही नहीं। गुड। हम्म। आ जाए तो बताना। तो 2 सेकंड का मैं फिर बोल देता हूँ। कल हमने डिमांड से स्टार्ट किया था। डिमांड मतलब डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, मतलब कोई भी क्वांटिटी डिमांडेड जिसका डिजायर है, एबिलिटी और विलिंगनेस है, इन रिलेशन टू प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम। प्राइस के लिए एक स्टेटमेंट पढ़ा था हमने, एट ईच पॉसिबल प्राइस और फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जब हम डिमांड को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके अंदर हमने ये पढ़ा कि इतने फैक्टर्स पे फोकस है। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ लिया था। आज हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे डिमांड इन्फ्लुएंस होती है, मतलब जिनकी वजह से या तो डिमांड बढ़ जाएगी या तो डिमांड कम हो जाएगी। वो कौन से फैक्टर्स हैं? हमेशा इन फैक्टर्स को इसी कैटेगरी में पढ़ा करो, प्राइस एंड अदर। प्राइस, किसकी प्राइस? ऑफ गिवन कमोडिटी। गिवन कमोडिटी मतलब जिस कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हो उसी की प्राइस। जैसे अगर तुम टी की बात कर रहे हो, एग्जाम्पल, कि टी की डिमांड कितनी होनी चाहिए, या टी की डिमांड किन फैक्टर्स से इफेक्ट होगी, टी की डिमांड किन फैक्टर्स से इफेक्ट होगी, तो या तो वो उसी की प्राइस से इफेक्ट होगी या फिर दूसरे अदर फैक्टर्स से इफेक्ट होगी। अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं? चलो, अदर फैक्टर्स कौन से हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और इनकम ऑफ कंज्यूमर, और टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज ऑफ प्राइस इन फ्यूचर। आधी बात बोली, एक वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन ही, एक्सपेक्टेशन ही डराती है। हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर की है। क्या स्क्रीन दिख रही है सभी को? अगर नहीं दिख रही है तो एक एग्जिट लेके एंटर कर ले वापस। स्क्रीन दिखना चाहिए। हाँ जी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में, चलो हम एक स्टेप और सोचें। बताओ, प्राइस के साथ डिमांड का कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब हम समझते हैं, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगी तो डिमांड गिरेगी, मतलब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी। प्राइस का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है या इनडायरेक्ट रिलेशन है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? इनडायरेक्ट की जगह सही वर्ड है इनवर्स। डायरेक्ट और इनवर्स। तो डिमांड का और प्राइस का आपस में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम करोगे तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। राइट? आगे चलते। और किसका इजी सा याद है तुम्हें? पहले इजी वाले बोल देते हैं। ये दोनों भी बहुत इजी हैं। चलो इन दोनों को सोच के देखो। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में टी आएगी, मतलब इस तरफ उनका प्रेफरेंस बनेगा, तो टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अरे हाँ या ना? रिलेशन कैसा हुआ? डायरेक्ट। किसको ये समझ में नहीं आया? प्रचिति वापस आ गई? तुझे आवाज आ रही है? हम्म। सो अभी स्क्रीन भी दिख रही है ना? तो ये चार्ट फॉर्म में ही हमेशा इसको याद रखो, ये आगे बहुत काम आने वाला है। इन सारे फैक्टर्स के साथ डिमांड का रिलेशन कैसा है? प्राइस के साथ रिलेशन इनवर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस के साथ डिमांड का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। अगर लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में टी आ जाएगी, मतलब लोगों का टेस्ट पॉजिटिव है टुवर्ड्स टी, तो डिमांड बढ़ेगी टी की।
एक्सपेक्टेशन के बारे में कल भी बात हुई थी, जैसे पेट्रोल कल महंगा होने वाला है, कल महंगा होगा, तो आज क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? यहां पे भी रिलेशन कैसा हो गया, कल प्राइस बढ़ेगी तो आज डिमांड बढ़ेगी, कल प्राइस गिरेगी तो आज डिमांड कम हो जाएगी। आज क्यों भरवाएंगे हम पेट्रोल या डीजल, हम तो कल ही जाएंगे पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पे रिलेशन डायरेक्ट है। तो ये देखो, 3 के तो इतने आसान है 5 में से। अब बचते हैं 2, इन दोनों को हम डिस्कस करें जरा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वैसे तो ये बताओ, क्या रिलेटेड गुड्स पे हम एक ही रिलेशन बता सकते हैं? इज इट पॉसिबल? एक तरह का गुड ही नहीं होता, 2 तरह के गुड्स होते हैं रिलेटेड गुड्स। कौन कौन से? नहीं, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्सटीट्यूट एंड, सॉरी, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री। वो जो तू बता रहा है ना, वो इनकम के नजरिए से जब हम गुड्स को देखते हैं तब वो नजरिया बनता है। ये रिलेशन के हिसाब से बना है। तूने गलत नहीं बोला, बट मैं क्लियर कर दूं तेरे दिमाग में हमेशा के लिए। टी से रिलेटेड गुड्स, टी से रिलेटेड में इंफीरियर और सुपीरियर नहीं बनेगा, रिलेटेड में बनेगा उसका अल्टरनेट गुड या उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड, मतलब उसको पूरा करने वाला गुड। ये रिलेटेड भाषा समझा? और जो तू कहना चाहता है वो यहां है कि इन कंज्यूमर की इनकम तय करती है कि उसके लिए कौन सा गुड इंफीरियर है और कौन सा गुड नॉर्मल है। हो सकता है कि मिस्टर ए के लिए कोई चीज इंफीरियर और मिस्टर उसकी सैलरी कम है इस वजह से, और दूसरे के लिए वो गुड नॉर्मल गुड हो। मेरी बात समझ में आ रही है? या वाइस वर्सा, जिसकी सैलरी है ना, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी है उसके लिए बहुत सारे गुड्स इंफीरियर होंगे, और जिसकी सैलरी कम है उसके लिए सब गुड्स नॉर्मल ही होंगे। तो ऐसा हो जाता है। ओके, तो वो इनकम के बेसिस पे रिलेशन है नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स का। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं आएगा आगे, आई होप सो। चलो, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जिनको हम अल्टरनेट में यूज कर सकते हैं? जैसे टी के लिए सब्स्टिट्यूट कौन बन जाएगा? कॉफी। अब मुझे बताओ, मतलब कॉफी लगभग वही काम करके दे देती है लोगों को जो टी काम करके देती है, मतलब वो रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है वो भी। तो अगर कॉफी महंगी होगी तो टी की डिमांड बढ़ेगी। देखो, महंगा कॉफी हो रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीज हो रहा है, और डिमांड टी की बढ़ रही है। रिलेशन कैसा बना? सब्स्टिट्यूट के प्राइस के साथ, सब्स्टिट्यूट के प्राइस के साथ रिलेशन कैसे बना? इनवर्स बना। फिर से सोच के देखो, प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हुई तो डिमांड ऑफ टी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? ऐसा हमेशा स्टेटमेंट लिख के सोचा करो, कल भी समझाया था जैसे मैंने। वो भले दिमाग में लिखो, कोई जरूरी नहीं कॉपी में लिखो ना। प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज हुई तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीज हुई तो लोग कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। रिलेशन डायरेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में सोच के देखते हैं। शुगर, टी का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है शुगर। अब मुझे बताओ, शुगर की प्राइस पे बात करो, टी की प्राइस पे बात मत करना कभी भी। हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। शुगर महंगी हो गई तो टी की डिमांड पे क्या असर आएगा? कम होगी। यहाँ इनवर्स रिलेशन है। और इस ये प्रैक्टिकली इस बात समझ में आनी चाहिए। किसी को कोई डाउट है क्या? इनकम और नॉर्मल गुड्स का रिलेशन तो बहुत ही सिंपल होता है। देखो, इनकम बढ़ेगी तो गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। कौन से गुड्स का? नॉर्मल गुड्स का। इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा, मतलब क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। दोनों बढ़ रहे हैं, मतलब नॉर्मल गुड्स के केस में रिलेशन कैसे बनेगा? डायरेक्ट। हाँ या ना? ये बात समझ में आ रही है ना? बहुत नॉर्मल है, सिंपल सी बात है। इंफीरियर गुड्स पे क्या होता है? इंफीरियर गुड्स पे उल्टा हो जाता है। क्यों? एग्जाम्पल दिया था कल मैंने। जिन चीजों को हम इंफीरियर समझते हैं, मतलब हम उन्हें क्यों यूज कर रहे हैं? मजबूरी में। हर व्यक्ति के लिए इंफीरियर गुड्स अलग अलग हो सकता है, हाँ? ऐसा रटना मत
कि इन्फीरियर का मतलब तो सर आपने बताया था नमक ही होगा, या वो फ्लोर ही होगा, या वो बाजरा फ्लोर ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा मैं। वो तो जस्ट एग्जाम्पल है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट को क्लियर रखो। एक हाउस होल्ड किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को सिर्फ इसलिए यूज करता है क्योंकि उसकी इनकम कम है। अगर उसकी इनकम बढ़ी तो वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कंजम्पशन बंद कर देगा और हायर वैल्यू देने वाली कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। जिस कमोडिटी पे हाउस होल्ड का ये वाला बिहेवियर है ना, उस कमोडिटी को इंफीरियर गुड्स बोला जाएगा। किसको समझ में नहीं आई डेफिनेशन? फिर बताओ बताओ बताओ। इंफीरियर गुड्स समझ में नहीं आया जिसको? तो जैसे ही इनकम बढ़ेगी, इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम कर दोगे कि बढ़ा दोगे? इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे कि कम कर दोगे? कम कर दोगे। मतलब इनकम बढ़ रही है, ध्यान से सुनो दिमाग में क्या सुनाई दे रहा है। इनकम बढ़ रही है और इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही है। बढ़ना कम होना रिलेशन हो गया इनवर्स। नहीं तो स्टेटमेंट लिख के देख लो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। किसी को इस पे डाउट है क्या इस टॉपिक पे? अब बोलो जी बोलो। कल हमने एक टर्म पढ़ी थी, डिमांड फंक्शन। हम्म, याद है? डिमांड फंक्शन। कि भूल गए? डिमांड फंक्शन नहीं पढ़ा था? अच्छा। हाँ हाँ। और ये मना कर रहा है। मैंने उसको बोला था फंक्शन का मतलब सिंपली रिलेशनशिप होता है। डिमांड और किसका रिलेशन है? डिमांड फंक्शन क्या एक्सप्लेन करता है? बुक देखो अपनी, उसमें लिखा है डिमांड फंक्शन। बुक देखो, उसमें डिमांड फंक्शन लिखा है, देखो कहाँ लिखा है, ढूंढ के बताओ। उसमें नॉमेनक्लेचर क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? हम्म। तो यार कोई एंटर होना चाह रहा है। हम्म। ओके। सेजल आवाज आ रही है? हम्म। तो डिमांड फंक्शन कल हमने पढ़ा था, जस्ट उसका हिंट दिया था। आज हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे। सेजल अभी कुछ नहीं पढ़ाया, कल का सिर्फ रिवाइज करवाया है। ठीक है। हाँ। कल हमने जो डिमांड फंक्शन पढ़ा था वो कहाँ लिखा है जरा देखो जाके। बताओ पेज नंबर, ताकि मैं बाकी लोगों को भी बता दूं और मैं आज जो समझा रहा हूँ उसका। ये पेज नंबर 3.5 पे डिमांड फंक्शन है। सब लोग वहाँ पहुँच जाओ। डिमांड फंक्शन की डेफिनेशन देखो। फंक्शन को डिफाइन किया जाता है एक ही वर्ड से। फंक्शन इज नथिंग बट रिलेशनशिप। रिलेशन। किसके बीच में रिलेशन? अगर डिमांड फंक्शन है तो ऑब्वियसली रिलेशन डिमांड का बनेगा किसी चीज के साथ। हाँ। हेडिंग ही क्या है? डिमांड फंक्शन। इसको लॉजिक से कनेक्ट करो। मतलब रिलेशन किसका बनेगा? रिलेशन बनेगा किसका? रिलेशन ऑफ डिमांड। किसके साथ? फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। और जितने फैक्टर्स पढ़े तुमने सारे, यही होता है डिमांड फंक्शन। डेफिनेशन पढ़ के देखो। Demand function shows the relationship between quantity demanded of a particular commodity, relationship of demand
इसको स्पेसिफिक करके क्या लिख दिया उसने, जैसे टी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, टी मतलब पर्टिकुलर कमोडिटी, तो तुम पर्टिकुलर कमोडिटी लिखोगे एग्जाम में। मैं जस्ट समझाने के लिए कि इसके अंदर ये जो डेफिनेशन बनाई इसके अंदर वर्ड क्या यूज किए उसने। तो टी की क्वांटिटी डिमांड पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डाल रहे हैं, इसे एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं रिलेशनशिप बना के लिख दूं तो वो डिमांड फंक्शन कहलाएगा। इसे आप एक कस्टमर के लिए भी देख सकते हो और पूरे मार्केट के लिए भी देख सकते हो। ये एक कस्टमर और पूरे मार्केट वाली बात मैंने पहले दिन भी समझाई थी कि जैसे वो एसयूवी का एग्जांपल लिया था, जिसमें मैंने कहा था कि इंडिया में कितनी एसयूवी हैं जो डिमांड में है। वो अगर मैं पूरे इंडिया के लिए देख रहा हूँ या एमपी के लिए देख रहा हूँ या पर्टिकुलर उज्जैन के लिए देख रहा हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ कि आप मार्केट के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हो। और अगर एक व्यक्ति के हिसाब से सोच रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं इंडिविजुअल बेसिस पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो डिमांड फंक्शन भी इंडिविजुअल बेसिस पे भी होता है और मार्केट बेसिस पे भी होता है। मार्केट और इंडिविजुअल में अंतर क्या है सर? अगर हम सारे इंडिविजुअल को एग्रीगेट कर दें किसी एरिया के, जिस भी एरिया का मार्केट आपको देखना है, इंडिया का देखना है तो इंडिया लेवल के सारे इंडिविजुअल एग्रीगेट कर दो, एमपी लेवल पे देखना है तो एमपी लेवल के सारे इंडिविजुअल एग्रीगेट कर दो। तो अगर मैं इंडिविजुअल को एग्रीगेट कर दूं तो क्या बन जाएगा? मार्केट बन जाएगा। सिंपल। कैसे शो होता है सर ये? डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, ये एक्स का मतलब है कमोडिटी, जैसे टी है तो डिमांड ऑफ टी, ये डी एक्स मतलब, एक्स मतलब कमोडिटी, तो डिमांड ऑफ टी इक्वल्स जो है रिलेशनशिप, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा तो पढ़ा है ना अपन ने मैथ्स में। y जो है x का फंक्शन है, रिलेशनशिप y और x के बीच में जनरलाइज तरीके से ऐसे ही दिखाई जाती है, जैसे y इक्वल टू 3x+2, इसको ऐसे ही दिखाया जाता है। हाँ या ना? बोलो जी बोलो। और इसका मतलब ये होता है कि x पे डिपेंड करती है y की वैल्यू। अगर आप x को बदलते जाओगे तो y बदलता जाएगा। बोलो जी बोलो। हाँ या ना? x को बदलने से y बदलता जाएगा। x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y अलग आएगा, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y अलग आएगा, 3 रखूंगा तो y अलग आएगा। यस और नो? और यहाँ पे दूसरे वाले में x की वैल्यू अगर 1 2 3 4 रखूंगा तो y की वैल्यू अलग आएगी। और मैंने पता है ये वाली इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये 1 वाली जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है और 2 वाली जो है वो इनडायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं? x की वैल्यू को बढ़ाने पे y की वैल्यू कम ज्यादा हो रही है। हाँ, कम ज्यादा हो रही है। ये समझ में आ रहा है? डायरेक्ट और इनवर्स का भी एक एग्जांपल बना दिया मैंने तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे भी जो सारे फैक्टर्स हमने पढ़े ना, कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े हमने? प्राइस ऑफ एक्स, इस फैक्टर की वजह से डिमांड ऑफ कमोडिटी, गिवन कमोडिटी एक्स और एक्स आइडेंटिफाई करो। एक्स की प्राइस पे एक्स की डिमांड डिपेंड करती है, हाँ या ना? बोलो जी बोलो। रिलेटेड गुड्स के लिए लिख रहा हूं मैं पी आर, मतलब रिलेटेड गुड की प्राइस पे भी एक्स की डिमांड डिपेंड करती है। इनकम, इनकम को डिनोट कर रहे हैं ये लोग वाई से, इनकम ऑफ कंज्यूमर। और कौन सा था? टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और कौन सा था? एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज। अरे बोलो जी बोलो। ये बन गया। उसको एफ से डिनोट किया है इन्होंने, तो तुम भी एफ से कर सकते हो। यही होता है डिमांड फंक्शन। तो अगर लिखने के लिए बोले तो लिख सकते हो हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो। किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया?
सबको समझ में आ गया? देखो, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन इतना ही होता है। इंडिविजुअल डिमांड और उसके फैक्टर्स हमने कल पढ़े थे। अभी मार्केट के डिमांड में कितने फैक्टर्स हमको पढ़ने हैं, तो ये समझ लो, ये 5 तो मार्केट को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। जो इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा वो मार्केट को अफेक्ट करेगा ही करेगा एग्रीगेट में। लेकिन मार्केट डिमांड में कुछ फैक्टर्स और जुड़ जाते हैं जो इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। मार्केट डिमांड में कुछ फैक्टर्स और जुड़ जाते हैं जो इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं सर? आ जाओ वापस थोड़ा सा पीछे, पेज नंबर 3.4, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो मैं ये कह रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड वाले फैक्टर्स तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, प्लस कुछ फैक्टर्स और हैं जो इफेक्ट डालेंगे। वो कौन से हैं? देखो, यहां एग्रीगेट लोगों की बात होती है, तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एक एग्जांपल में खत्म कर देते हैं इसको। देखो कितना इजी है। अकेले आर्यन की डिमांड हम चेक कर रहे हैं एग्जांपल के लिए, कि बारिश में आर्यन को छाते की जरूरत है या नहीं। ठीक है, अम्ब्रेला की जरूरत है या नहीं। अगर मैं पूरे उज्जैन की डिमांड एग्रीगेट करना चाहूँ तो आर्यन जैसे जितने लोग हैं, मुझे सभी की डिमांड पे ध्यान देना पड़ेगा और एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो उज्जैन की साइज कितनी है, और कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब यू कैन से जेंडर बेसिस पे हो सकता है, बॉयज गर्ल्स कितने हैं उज्जैन में, या कंपोजिशन में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टीनेज के लोग कितने हैं, एडल्ट लोग कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं, और सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी के लोगों का। तो कुछ गुड्स होते हैं ना जो ज्यादातर सीनियर सिटीजन ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे चश्मा है ना, स्पेक्स, वो नंबर वाले। तो उनकी डिमांड उस सिटी में ज्यादा होगी जिस सिटी में सीनियर सिटीजन ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? अगर आप, हाँ हाँ बोलो, क्या मेरी बात कुछ समझ में आई? अगर कोस्टल एरिया में रहते हो तो वहां पे जो डिमांड है वो एक अलग होती है। बोलो हाँ या ना। अगर आप हिली एरिया में रहते हो तो वहां पे डिमांड अलग होती है। बोलो हाँ या ना। बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, तो ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? आपकी पॉपुलेशन पे, उसका कंपोजिशन कैसा है, उसका साइज कैसा है, और उनके ऊपर क्या असर पड़ता है वेदर का। ठीक है, अगला पॉइंट उसी से रिलेटेड है। अगला पॉइंट क्या कहता है? सीजन एंड वेदर। जैसे मैंने अभी कहा तुमसे, वो अम्ब्रेला वाला एग्जांपल लिया, तो मुझे एक बात बताओ कि अम्ब्रेला को मैं अगर करना चाहता हूँ, तो मुझे समझाना चाहता हूँ कि डिमांड को एनालाइज करो, तो ये जो रेनी सीजन होता है उसमें अम्ब्रेला की डिमांड ज़्यादा होगी ऑब्वियसली। और वुलन क्लॉथ्स की बिल्कुल ही कम होगी। वुलन कौन खरीदेगा, बारिश में भीग जाएंगे तो वो सूखेगा कैसे। और ठंड के केस में अम्ब्रेला की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब विंटर सीजन होगा तो वुलन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब हम मार्केट के बेसिस पे देखते हैं तो हम फिर ये कुछ इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। उसमें पहला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा है सीजन एंड वेदर, और तीसरा तो और सिंपल पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो बुक में देखते जाना है साथ में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये चीज इफेक्ट करती है कि नहीं, तुम मुझे बताओ कि मेट्रो सिटीज में जो जिन गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, क्या ये जरूरी है कि कंपैरेटिवली जो स्लो सिटीज हैं या अंडर डेवलप सिटीज हैं, उन्हीं गुड्स की डिमांड उस अंडर डेवलप सिटी में भी ज्यादा होगी? ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं, है ना। तो ये मार्केट पे डिपेंड डिपेंड करता है कि आप
आपके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम काफी अच्छा होता है, ज्यादातर लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं, तो वहां पे लग्जरीज या लग्जूरियस गुड्स या लग्जूरियस सर्विस की डिमांड बढ़ जाती है। और जहां पे इनकम प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, गरीब लोग ज्यादा होते हैं, तो वहां पे नेसेसिटी से रिलेटेड गुड्स की डिमांड ज्यादा होती है। तो सीजन और वेदर पे भी मार्केट डिमांड डिपेंड करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे भी मार्केट डिमांड डिपेंड करेगी, और साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन पे भी मार्केट डिमांड डिपेंड करेगी। ये तीन फैक्टर और जोड़ लो। ये नहीं बोल रहे हैं कि मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल फैक्टर्स नहीं आते हैं, वो 5 तो आते ही हैं, प्लस ये 3 आते हैं, तो टोटल वहां पे 8 फैक्टर्स हो जाते हैं। जब मार्केट डिमांड को डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन तो लगभग वैसी ही है जैसी इंडिविजुअल डिमांड की है। पढ़ के देखो, अगले पेज पे आओ, डिमांड फंक्शन पढ़ो, मार्केट डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन पढ़ो सभी लोग। कौन रीड करेगा? लक्ष्य रीड कर। वेट, इस लाइन में तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है, वही फंक्शनल रिलेशनशिप जो ऊपर लिखा था बिटवीन, बस वहां लिखा था इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, यहां लिखा है मार्केट डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अरे बोलो ना हाँ या ना। ये 5 तो आएंगे, ये 5 तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, 3 और करेंगे। चलो पहले 5 को वापस रिवाइज करें। ये पीएक्स का क्या मतलब होता है, बोल के बताओ। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, यही एक्स, एक्स जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसी की प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसके साथ हमें 3 चीजें और जोड़नी है। कौन कौन सी, चलो बोल के देखो, बोलोगे तो अभी याद हो जाएगा। अभी 3 फैक्टर्स और पढ़े हमने, साइज एंड पॉपुलेशन, साइज एंड, हाँ साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एस लिख लेते हैं उसके लिए। दूसरा, उन्होंने उन्होंने P0 यूज कर लिया, ठीक है। सीजन एंड वेदर के लिए एस यूज कर लिया। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये 3 चीजें और ऐड हो गई हैं, और ये बन गया है मार्केट डिमांड फंक्शन। और ये कौन सा डिमांड फंक्शन था? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। आई होप सबको क्लियर है। डिमांड फंक्शन मींस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, बताओ बिटवीन किस किस के बीच, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, तो वो हो गया मार्केट डिमांड फंक्शन। और इंडिविजुअल डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, ये कौन सा वाला हो गया? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। आई थिंक डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें लिखने में। अब जो आगे का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका बेस बनाता हूं मैं। तो पेजेस बहुत सारे दिख रहे हैं तुम्हें, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वापस से पेज नंबर 3.4 पे आओ। एक हेडिंग लिखा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, ठीक है। अंतर क्या है? देखो यहाँ वर्ड लिखा है क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ वर्ड लिखा है डिमांड। सब लोग बुक में देखेंगे। Whenever demand for a given commodity changes due to change in its own price, underline the word due to change in its own price, and then such change in demand is known as change in quantity demanded। ये फालतू लाइन है, ऊपर वाली भी फालतू थी, बस इतनी ही लाइन काम की थी। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल मत पढ़ो।
नीचे वाला पढ़ो। whenever demand for the given commodity changes due to factors other than price, then such demand change in demand is known as change in demand. ये जो मैंने दो अंडरलाइन कराए हैं, इन दोनों लाइनों को वापस पढ़ो और मुझे बताओ इन दोनों में क्या अंतर है। इसको पकड़ में आ रहा है? देखो, चेंज इन डिमांड तो दोनों में है, चेंज इन डिमांड तो दोनों में है। जैसे टी की डिमांड चेंज हो रही है, चेंज इन डिमांड तो दोनों में है, पर इसमें जो चेंज है वो है ड्यू टू इट्स ओन प्राइस। ओन प्राइस मतलब अगर एग्जांपल टी है तो टी की डिमांड में जो चेंज उस टी की ही प्राइस की वजह से आ रहा है। मतलब चाय पत्ती महंगी हो गई है या चाय पत्ती सस्ती हो गई है, इसका जो असर है चेंज इन डिमांड पे, उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। और चेंज इन डिमांड ऑफ टी, ये ऑफ टी मैंने अलग से लिख दिया समझाने के लिए सिर्फ, ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर। एनी अदर फैक्टर मतलब किसका अदर? अदर देन इट्स ओन प्राइस। उसके प्राइस को छोड़ के बाकी के फैक्टर्स जो थे, मतलब कौन से वाले जो अभी तुमने इतनी देर पढ़े, वही प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये इस तरह के अगर फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से, उसमें चेंजेस की वजह से टी की डिमांड में चेंज आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन डिमांड। और उसकी प्राइस की वजह से चेंज आ रहा है तो खुद की प्राइस की वजह से, तो फिर कहलाएगी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्यूडी और चेंज इन डिमांड, ऐसे बोलना शुरू करो थोड़ी देर दिमाग में, फिर तुम बार में समझ जाओगे कि हाँ मेरे को कब चेंज इन डिमांड बोलना है और कब चेंज इन क्यूडी बोलना है। वो क्यूडी को लंबा बोलोगे तो ये डिमांड डिमांड दो बार सुनाई देगा दिमाग को, फिर वो कंफ्यूज होगा। चलो चलो बोलो, ये बात किसको समझ में नहीं आई? सारी आगे की कहानी इसी पे टिकी है, इस चैप्टर की, बहुत दूर तक। ये समझ नहीं आएगी ना, बिना समझे इससे आगे बढ़ गए तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा आगे। और ये तुम समझ ही रहो ना, जितना हमने अभी तक पढ़ा है वो इस कंसेप्ट को समझने में हमने यूज कर लिया कि किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है उसकी खुद की प्राइस की वजह से, तो फिर वो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है उसकी प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर से, उसकी प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर से, तो फिर हम उसको बोला करेंगे चेंज इन डिमांड। और इसके ऊपर आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जल्दी जल्दी बोलो। और कौन कौन था? लक्ष्य, प्रचिति, बताओ। बताओ बताओ, एग्री हो? लक्ष्य, तुझे आवाज नहीं आ रही? अच्छा, शायद वो रहा होगा। और हम्म, तो आगे चलते हैं। हो गया। अब अगला टर्म है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, ये शेड्यूल वर्ड पहले भी सिखाया है मैंने तुम्हें। कहाँ सीखा था?
बताओ बताओ। क्या होता है शेड्यूल? टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब हम किसी चीज को टेबल में दिखाते हैं ना, तो वो शेड्यूल कहलाता है। एग्री करते हो, हाँ या ना? बोलो बोलो। टेबुलर प्रेजेंटेशन ही होता है ना। ये अगर हम ऐसा टेबल और प्रेजेंटेशन करें जो इस बात को रिप्रेजेंट करे कि चेंज इन डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी, इतनी लाइन लिख के क्या समझ में आता है तुमको? एक वर्ड में समझो तो टी की डिमांड में क्या चेंज आएगा? ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। अगर मैं इस रिलेशनशिप को टेबल में प्रेजेंट कर दूं तो डिमांड शेड्यूल कहलाएगा। तो अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड शेड्यूल, सॉरी, क्या आंसर करोगे? टेबुलर प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटिंग change in demand of a given commodity due to change in its own price। क्या ये रटने वाली बात लगती है? बताओ। हम्म। आर्यन, सेजल, लक्ष्य, बताओ। डिमांड शेड्यूल में किसी को कुछ रटने जैसा लग रहा हो तो बता दो मुझे। दो तरह के डिमांड शेड्यूल बन सकते हैं, एक मार्केट का और एक इंडिविजुअल का। जैसे हमने दो तरह के डिमांड फंक्शन बनाए हैं, जैसे दो तरह की डिमांड होती है वैसे दो तरह के डिमांड फंक्शन होते हैं, वैसे ही दो तरह के डिमांड शेड्यूल बनाए जा सकते हैं। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। हम्म। बुक में आओ अपनी और देखो जरा, अंडरलाइन करो। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल सबको दिख रहा है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की लैंग्वेज पढ़ो। लक्ष्य पढ़। लक्ष्य, ये दिख रहा है? हाँ। लेवल ऑफ इट्स ओन प्राइस, मतलब ये क्वांटिटी डिमांडेड वाली कहानी चल रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ये जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसमें ये क्वांटिटी डिमांड वाली कहानी है कि डिमांड वाली कहानी है, तुम बताओ। जब तक जब तक गिवन कमोडिटी की खुद की प्राइस के कारण सारा रिलेशन दिखाएंगे तब तक क्वांटिटी डिमांड की कहानी चल रही है, क्यूडी की। इस चीज को दिमाग में फिक्स कर लो। हाँ, ये क्वांटिटी डिमांडेड की कहानी थी। अब नीचे देखो जरा, उसने टेबल कैसी बनाई रखी है। ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। प्राइस का कॉलम देखो, 5 4 3 2 1, गिर रही है प्राइस। तो मुझे बताओ डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी? इन और उसने वर्ड वो ही यूज किया है, क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी। 1 2 3 4 5। ऐसा शेड्यूल याद रखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ऐसा शेड्यूल बना दो इसको एक्सप्लेन करने के बाद। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड, वही तो लिखा है, शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी। क्वांटिटी डिमांड शो करता है, डिमांड शो नहीं करता है, क्वांटिटी डिमांड शो करता है। और इस वर्ड को लिखते ही आगे की लाइन अपने आप आ जाएगी, एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस, अलग अलग प्राइस लेवल्स पे। बोलो जी बोलो, किसको समझ में नहीं आई बात? अपनी खुद की प्राइस के अलग अलग लेवल पे क्वांटिटी डिमांड में क्या क्या चेंज आया, इसी को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, अगर हमने इसको टेबल में प्रेजेंट कर दिया तो। प्रचिति, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? अगर ये किसी एक इंडिविजुअल का शेड्यूल है, एग्जाम्पल के लिए नीचे वाला शेड्यूल देखो जरा। अगर मुझे मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा?
प्राइस तो देखो बाजार के लिए एक ही होगी, मैं सिर्फ समझा रहा हूं तुम्हें। प्राइस तो यही है, प्राइस को गिराते हुए दिखा रहा है या बढ़ाते हुए? गिराते हुए दिखा रहा है। चलो, 5 4 3 2 1। लेकिन हाउस होल्ड ए के लिए, हाउस होल्ड बी के लिए, इसी कहानी को हाउस होल्ड ए तो ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे ऊपर कर रहा था, चलो वही हाउस होल्ड ए है अपना। लेकिन बी थोड़ा सा अंतर, वो यहां से शुरू करता है। 5 के रुपए की प्राइस पे ही वो दो कमोडिटी खरीदता था। ये क्वांटिटी डिमांडेड वाले लाइन्स हैं, ये भी क्वांटिटी डिमांडेड है इसकी। मार्केट की प्राइस तो सेम ही रहेगी, हर व्यक्ति की क्वांटिटी डिमांड अलग अलग हो सकती है, तो वो यहां से शुरू करता था। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे दिखेगी? दोनों की क्वांटिटी डिमांडेड को जोड़ दो, तो एक नया शेड्यूल, एक नया कॉलम मिल जाएगा अपने को। 3 5 7 9 11। ये कॉलम क्या दिखा रहा है हमको? ये कॉलम क्या दिखा रहा है हमको? ये दोनों, ये दोनों क्या समझा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ होल मार्केट। हाँ या ना? अरे बोलो बोलो बोलो। मैंने ये जो स्क्रीन चल रही है ना, सारे कंज्यूमर्स को जोड़ दो तो एग्रीगेट बन जाता है ना, यही मार्केट होता है ना। सारे कंज्यूमर इकट्ठे होके क्या कहलाते हैं? मार्केट। तो प्राइस का असर मार्केट पे क्या पड़ा, वो ऐसे पता चलता है जब हम सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर की अपनी अपनी इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ देते हैं, तो पता चलता है कि मार्केट में कितनी डिमांड रही। तो अगर मैं केवल इन दो कॉलम को चेक करूंगा तो मुझे मार्केट डिमांड पता चल जाएगी। तो ये जो मैंने अभी बनाया है, ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें हम प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी और सारे कंज्यूमर्स की सारे कंज्यूमर्स का क्या बिहेवियर है अलग अलग प्राइस लेवल पे, अलग अलग प्राइस लेवल पे उनकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है या घट रही है एट एग्रीगेट लेवल, उसे रिप्रेजेंट कर दिया है हमने। तो ये भी डिमांड शेड्यूल है, बस ये मार्केट डिमांड शेड्यूल है। टेबुलर प्रेजेंटेशन एट वेरियस प्राइस लेवल। ये वेरियस प्राइस लेवल वर्ड समझ में आ रहा है आप? वेरियस प्राइस लेवल, अलग अलग प्राइस लेवल पे क्या क्या क्वांटिटी डिमांडेड रही है, इसको अगर मैं टेबल में प्रेजेंट करता हूं तो वो कहलाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। किसको समझ में नहीं आई बात, पूछो। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, अकेले इंडिविजुअल कंज्यूमर का या सारे कंज्यूमर का एग्रीगेट, एज सिंपल एज दैट। प्रचिति, सेजल, क्या कहते हो? ओके, अब है ना, आगे पेज नंबर 3.7 पे जाओ और एक बॉक्स बना हुआ है, बहुत ही कमाल का बॉक्स है, बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा वो आगे के लिए तुम्हें। पेज नंबर 3.7, डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। सर अभी तो पढ़ा अपन ने डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड, नहीं, तब तुमने उसे ये समझा था कि क्या समझा था, पीछे जाके देखो जरा, क्या था वो? क्या वहां पे डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड समझा है कि कुछ और समझा था? चेंज पड़ा था कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कब आता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज उसकी प्राइस की वजह से आता है, और चेंज इन डिमांड किसकी वजह से आता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। अभी मैं स्पेसिफिक वर्ड पढ़ा रहा हूं तुम्हें, चेंज नहीं पढ़ा रहा उसका। डिमांड बोलते किसको है? डिमांड कभी भी क्वांटिटी में या नंबर्स में डिफाइन नहीं होती। अंडरलाइन करो इसको, सबसे पहली लाइन, डिमांड इज नॉट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी।
ये क्वांटिटी वाली बातें क्वांटिटी डिमांडेड में होती हैं, डिमांड वर्ड में, इसीलिए तो क्वांटिटी डिमांडेड नाम पड़ा उस शब्द का, समझ रहे हो ना। वो उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको क्वांटिटी में कैलकुलेट करते हैं। जब हम डिमांड को क्वांटिटी में कैलकुलेट करते हैं तभी वो क्वांटिटी डिमांडेड बनती है। जब हम डिमांड को क्वांटिटी में कैलकुलेट करते हैं तभी वो क्वांटिटी डिमांडेड बनती है। और क्वांटिटी में कैलकुलेट सिर्फ तभी करते हो जब उसकी खुद की प्राइस के चेंज को एनालाइज करते हो। बाकी फैक्टर्स को एनालाइज करके कभी भी तुम उसकी क्वांटिटी के चेंज नहीं ला सकते। किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, इससे वो किसी पर्टिकुलर गुड्स की कमोडिटी में को कितना ज्यादा कंज्यूम करने लगेगा या अपने कंजम्पशन को कितना गिरा लेगा, ऐसा क्वांटिटी में नहीं समझा सकते आप कभी भी। बता सकता है क्या कोई एग्जैक्ट तरीके से? टेल मी, खुद वो कंज्यूमर भी नहीं बता सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या ऊपर से चला गया ये? क्या बोला मैंने? ऊपर से गया क्या? देखो, फिर बोल रहा हूँ, जब किसी कमोडिटी की प्राइस बदलती है, प्राइस में चेंज आता है ना, तो तुम उस पर्टिकुलर गुड्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट कर पाओगे कि हम कितनी क्वांटिटी बढ़ा देंगे या घटा देंगे। लेकिन जब इनकम ऑफ कंज्यूमर में चेंज आता है ना, जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है, इसमें चेंज आ रहा है, तो मैं क्वांटिटी में स्पेसिफिकली बात नहीं कर पाऊंगा कि क्वांटिटी डिमांड को मैं बढ़ा दूं या कम कर पाऊं। मैं ये कैसे बता पाऊंगा? बता सकते हो क्या? टेल मी। तुम खुद अपने ऊपर लगा के देख लो इस चीज। प्राइस वो फैक्टर है जो क्वांटिटी की बात करवा पाएगा। बाकी के सारे फैक्टर, मेरे टेस्ट में बदलाव आ गया है, मेरे टेस्ट में बदलाव आ गया है, तो हम इससे कभी भी ये बात नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी में कितना बदलाव आएगा। हम बस ये बोल सकते हैं कि हाँ, डिमांड कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। सॉरी, बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं ये मना नहीं कर रहा कि हम यहाँ पे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। अगर किसी कमोडिटी, जैसे चाय को लेके लोगों का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव हो गया, तो डिमांड बढ़ जाएगी चाय की। लेकिन मैं ये नहीं बता पाऊंगा कितनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। लेकिन जब चाय की प्राइस बढ़ेगी तब मैं एग्जैक्ट क्वांटिटी डिमांड की बात कर पाऊंगा, ना सिर्फ डिमांड की, एग्जैक्ट क्वांटिटी में बात कर पाऊंगा। तो डिमांड को क्वांटिटी की टर्म्स में हम केवल तभी बात कर सकते हैं जब उस कमोडिटी की खुद की प्राइस से रिलेशन बनाए। तुम्हें ये बात अभी समझ में आई थोड़ी और कि नहीं आई? है ना? अब समेट सकते हैं इसको। चलो आओ, देखो बॉक्स में क्या लिखा है। डिमांड इज नॉट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, अंडरलाइन करो। डिमांड, जब अकेला वर्ड डिमांड बोला जाता है तो उसमें क्वांटिटी कहीं नहीं होती। हम कहते हैं चेंज इन डिमांड, तो हम क्वांटिटी की बात ही नहीं करते। हम तो बस ये बोलते हैं कि हाँ, डिमांड में बदलाव आएगा। वी डोंट नो कितना बड़ा बदलाव आएगा, 2 यूनिट का बदलाव या 200 यूनिट का बदलाव, वी कांट से। ये है चेंज इन डिमांड। तो डिमांड इज नॉट अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, इट डिस्क्राइब द बिहेवियर। वो बस बिहेवियर बता रहा है कि भाई अगर इनकम बढ़ जाएगी ना, तो हम बिहेवियर के बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ, कपड़े खरीदना चालू कर, जैसे कपड़ों को लेके समझो कि अगर किसी हाउस होल्ड की इनकम बढ़ गई तो वो हाउस होल्ड ज्यादा कपड़े खरीदने लगेगा। पर कितने ज्यादा, वो क्वांटिटी के बारे में हम नहीं बता सकते, हम सिर्फ डिमांड के बारे में बता सकते हैं। ये कहता है इकोनॉमिक्स। लेकिन जब तुम कपड़ों की प्राइस के बारे में बात करोगे ना, कि कपड़े महंगे हो गए हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर हाउस होल्ड कितनी क्वांटिटी से कपड़ों की खरीदारी कम कर देगा या कितनी क्वांटिटी से कपड़ों की खरीदारी बढ़ा देगा। तब वो कैपेसिटी हमारे अंदर आ सकती है, अदरवाइज हम सिर्फ डिमांड की बात कर पाएंगे। आई होप अब और क्लियर है, हाँ या ना? तो डिमांड कोई क्वांटिटी नहीं है, डिमांड सिर्फ बिहेवियर बताता है।
बोलो जी बोलो। तेजल, लक्ष्य, इसका इसका दूसरा भाई देखो नीचे, क्वांटिटी डिमांड। इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी, अंडरलाइन करो, यहां पे हम स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं, जिसे हमने ये शेड्यूल बनाया था। यहां हम साफ साफ बोल रहे हैं, सपोज ये अकेले ए की बात करूं मैं, तो जब प्राइस 1 रुपए से गिरेगी तो 1 यूनिट, ये यूनिट है, ये रुपए है, 1 रुपए से प्राइस गिरेगी तो 1 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ा लेंगे। फर्दर 1 यूनिट से गिरेगी तो हम 1 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ा लेंगे। मतलब वो स्पेसिफिक यूनिट में बातें चल रही हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने इसीलिए कहा एक ही फैक्टर है जो क्वांटिटी डिमांड पर काम कर पाएगा, और वो है उसी कमोडिटी की खुद की प्राइस। आई होप इट इज क्लियर। इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी of the demand schedule that is demanded against a specific price। तो हम एक यहाँ पे स्पेसिफिक प्राइस पे स्पेसिफिक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वांटिटी डिमांड का मतलब वो डिमांड जो क्वांटिटी में समझाई जा सकती है, और सिर्फ डिमांड लिखा है इसका मतलब वहां पे क्वांटिटी नहीं समझाई जा सकती, वहां सिर्फ बिहेवियर समझाया जा सकता है। इसीलिए वो जो फैक्टर्स हमने कल पढ़े हैं और आज रिवाइज करे हैं, उनको अच्छे से अंतर कर लो। इसीलिए मैंने कहा था इनको ऐसे ही दिमाग में रखो। ये प्राइस, ये खुलवाएगा क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, और ये सारे फैक्टर्स ये केवल डिमांड पे बात कर सकते हैं, क्वांटिटी पे कभी जीवन में बात ही नहीं कर सकते। वो ये यहाँ पे इनकम बढ़ेगी अगर, या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में चेंज आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, कॉफी सस्ती हो गई तो लोग टी पीना बंद कर देंगे, लेकिन किस क्वांटिटी से कर देंगे वो एक्सप्लेनेबल नहीं है, ऐसा इकोनॉमिक्स कहता है। लेकिन अगर टी की ही प्राइस बढ़ गई या कम हो गई तो हम एग्जैक्ट क्वांटिटी डिमांड में बता देंगे कि टी का कंजम्पशन बढ़ेगा या कम होगा। आई होप कुछ क्लियर कर पाया मैं क्यों इसको यहां से लेके चल रहा था। बताओ बताओ बताओ। आर्यन, आर्यन, सेजल, लक्ष्य, ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा हो गया क्या? हाँ, नहीं, डिमांड कर्व मैंने तो पीछे 1-2 चैप्टर पे इतना जोर इतने दिन इसलिए लगाया था ताकि ये सब मैं आसान बना सकूं। अगला टॉपिक देखो जरा, बस मैं 10 मिनट और, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। डिमांड कर्व, चलो देखो तो क्या है हिसाब। कर्व याद है ना तुम्हें, शब्द सुन के कुछ समझ में आता है? कौन सा रिप्रेजेंटेशन है ये? अगर मैं शेड्यूल बोलता हूं तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन होता है? हाँ, और कर्व बोलते हैं तो कौन सा? कर्व, ग्राफिकल, है ना। तो अब ये रटने से बचा रहा हूं तुम्हें अभी से ही मैं। तो कर्व समझाना है उसको, डिमांड कर्व समझाना है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब तुम जानते हो ना यार, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और कर्व बनाना है, मतलब दो एक्सिस बनेगी, दो एक्सिस पे दो चीजें आएंगी जिनके बीच में रिलेशन आएगा। टेबुलर प्रेजेंटेशन में दो कॉलम बनते हैं, उनके बीच में रिलेशन आता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दो एक्सिस बनती है, उनके बीच में रिलेशन आता है। अरे हाँ कि ना? हाँ, तो मुझे बताओ, एक्स एक्सिस पे किसको रखना है, वाई एक्सिस पे किसको रखना है? क्वांटिटी डिमांडेड एक्स पे रखेंगे और प्राइस को वाई पे रखेंगे। प्राइस 5 रुपए थी, याद है ना, अभी एग्जांपल देखा अपन ने शेड्यूल का। अरे जो शेड्यूल में लिखा रहता है उसी को ग्राफ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। जब 5 रुपए प्राइस थी तब 1 रुपए का क्वांटिटी डिमांडेड था। जब प्राइस 4 रुपए पे आई तो 2 रुपए का क्वांटिटी डिमांडेड था। अब तो तुम इनवर्स रिलेशन बहुत अच्छे से समझते हो, हाँ या ना? तो यहाँ इनवर्स रिलेशन बनेगा, पहले तो ये समझ में आ रहा है, हाँ कि ना? रीजन, रीजन तुम्हें बताना है। इनवर्स काम हो रहा है, बिल्कुल ठीक, इसलिए इनवर्स रिलेशन है।
और इनवर्स रिलेशन में लाइन बनेगी या कर्व बनेगा, हमारे शेड्यूल की शक्ल देख के पता चल जाएगा सर। स्लोप चेक किया करो, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या मिलेगी, लाइन। और अगर ये नहीं हुआ ना कांस्टेंट तो क्या मिलेगा, कर्व। अरे किसको समझ में नहीं आया, हमारे केस में देखो तो अपने शेड्यूल को देखो, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये अपना वाई, ये अपना एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। थोड़ा साफ करूं, यहाँ तो इतना इजी है, तुमको आराम से दिख रहा होगा। एक से वाई चेंज हो रहा है, एक से ही एक्स चेंज हो रहा है, -1/1। अगली बार भी आएगा -1/1, अगली बार भी आएगा -1/1, कुछ भी नहीं बदल रहा है, इसलिए ये कैसी बनने वाली है, लाइन। हाँ, तुम वो शेड्यूल से अगर ये कोऑर्डिनेट लिख लिख के ज्वाइन भी कर दोगे तो लाइन ही मिलेगी, पर ये सब समझा चुका हूं मैं। कुछ कनेक्ट हो रहा है वापस पुराना कि नहीं हो रहा है, बताओ। बस ये हो गया डिमांड कर, ये दो चीजों का रिलेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, पढ़ के देख लो, इसके अलावा कुछ और मिल जाए तुमको तो। ये इकोनॉमिक्स नहीं है सिर्फ, ये ग्राफ जो है ये दो चीजों के रिलेशनशिप को दिखाने वाली चीज है, ये मैथ्स में भी आएगी, इकोनॉमिक्स में भी आएगी, स्टैटिस्टिक्स में भी आएगी। जब भी तेरे पास दो वेरिएबल है जिनके बीच में तेरे को रिलेशन दिखाना है, तो या तो तू टेबुलर रिलेशन दिखा पाएगी या ग्राफिकल रिलेशन दिखा पाएगी। और आज के आगे जो दुनिया है ना बेटा, वो डेटा एनालिटिक्स की ही है, इससे बचना मत कभी, भागना मत इससे। मैं तुमको कोर बात बता रहा हूँ, इस सब्जेक्ट में भी ये क्यों चल रहा है, क्योंकि दो वेरिएबल है, दोनों के बीच में रिलेशन है। मैथ्स में भी कभी जीवन में तुमने ये पढ़ा था या आगे कभी पढ़ना पड़ा, जिसको पढ़ना पड़ रहा है वो इसीलिए कि दो वेरिएबल है उनके बीच में रिलेशन है। और आगे जाके कभी मार्केट पढ़ना पड़ा या शेयर मार्केट में जैसे कह रहा हूँ, या और दूसरे कोई चीज, दो वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप पढ़ना है, मतलब कि तुम्हें डेटा को एनालाइज करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये बस अंडरस्टैंडिंग लेवल ही तो है, इसके अंदर कौन से रॉकेट साइंस सिखा रहा हूँ मैं, कि हम तुमको डेटा देख के ये समझ में आ जाए कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन। एक ये बात सिखाता हूँ और दूसरी ये सिखाता हूँ कि ये देख लो यार कि लाइन बनेगी, कर्व बनेगा, कॉनकेव बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, बात खत्म। ये सीखोगे तो हमेशा एज पे रहोगे बाकी बच्चों से, समझ रहे हो। इससे भागोगे तो अभी भी दिक्कत है और आगे तो दिक्कत है ही। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है, इसलिए इसे इग्नोर मत मानना। बाकी मैं तुझे ये बता दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये ग्राफ्स और ये सारी चीज़ें ज़्यादा है। मैक्रो पढ़ेंगे अगले साल 12th में, तब ये ग्राफ वगैरह नहीं आएंगे, वहाँ नेशनल इनकम और ये सारे कंसेप्ट है, मनी, बैंकिंग, नेशनल इनकम, जीडीपी, अगले साल। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहता है तो मैंने तुम्हें बता दिया कि ये हम इकोनॉमिक्स के कारण नहीं पढ़ रहे, इसका दोष इकोनॉमिक्स को मत दो, इसका दोष दो दो वेरिएबल और उनके बीच के रिलेशन को। ये जहां पढ़ना पड़े, जिस सब्जेक्ट में आ जाए ये, वहां पे यही ग्राफ पढ़ने पड़ेंगे, यही चार्ट समझने पड़ेंगे, और ये लाइन और कर्व के अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। और मैंने कहा ये सीखने लायक चीज है। आगे चलते हैं, आर्यन पढ़ दे, बस मैं डिमांड ये इस पे डिमांड कर्व पे खत्म करो। हाँ आर्यन पढ़ दो इसको। तो जो चीज डिमांड शेड्यूल में हमने रिप्रेजेंट की थी उसी को अब हमने ग्राफ पे बना दिया। वेट, ये जो ये जो हाँ, ये जो पूरी दो लाइन पड़ी इस पे कुछ फील आया, ये ये काय की डेफिनेशन लिखी है, डिमांड की क्वांटिटी डिमांड की डेफिनेशन लिखी है कि नहीं, देखो फिर से पढ़ के देख लो।
various quantities of commodity that a consumer is willing to buy at various level of price during a given period of time, assuming there is no changes in any other factor. ये लाइन पढ़ के तुम्हें क्वांटिटी डिमांड की फीलिंग आई कि नहीं आई कि उसी की डेफिनेशन पढ़ी है ये हमने? हाँ या ना? क्योंकि रिलेशन तुम क्वांटिटी डिमांड और उसकी प्राइस में ही लगा रहे हो, वही डेफिनेशन आई है। तो डिमांड कर्व में क्या लिखना है? अच्छा, ये लोकस वाला वर्ड समझ में आता है ना? ये जितने हमको डॉट मिले थे उसको अगर हम कनेक्ट कर देते तो हमने लोकस क्रिएट कर दिया। तो इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। तो डिमांड कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। और ये दिखाता क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन छाप दी, आखिर में कॉमा करके लिख दिया अज्यूमिंग नो चेंजेस इन अदर फैक्टर। क्योंकि अदर फैक्टर में अगर चेंज आए ना, अभी जैसे पहले वो कर्व पे अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट थी, पता है ना? जैसे अभी इस पे अपसाइड और डाउनसाइड मूवमेंट होगी, अगर दूसरे फैक्टर आएंगे तो पता है ये शिफ्ट लेने लगेगा। भाई वैसे ही वो पीपीसी वाली कहानी, अदर फैक्टर की वजह से इसमें शिफ्ट आने शुरू हो जाएंगे। और ये चैप्टर यही सब है और कुछ नहीं। बेसिक हम ये शिफ्ट वाली बातें और ये सब पढ़ चुके हैं, तो वो अदर फैक्टर्स की वजह से शिफ्ट आने वाले हैं। तो डिमांड कर्व को समझाते समय हम अदर फैक्टर को कंसीडर नहीं करते, हम केवल क्वांटिटी डिमांड और प्राइस को कंसीडर करते हैं। आगे चलो। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। आगे, ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है इसके आगे। इट कैन बी ड्रॉन फॉर एनी कमोडिटी। It can be drawn for any commodity by plotting each combination of demand schedule. तो डिमांड शेड्यूल के ये कॉम्बिनेशंस थे, इनको हमने प्लॉट कर दिया। ये 5-1 का कॉम्बिनेशन था, इस पे पॉइंट बनाया, 4-2 पे पॉइंट बनाया, ये सब पॉइंट वही तो है, 5-1, 4-2, 3-3 एटसेट्रा। रीड ओनली टॉपिक है। Like demand schedules, demand curve can also be draft for both individual buyers and market. Individual अगर इसको, इस कॉलम को फोकस करके, एग्रीगेट वाले कॉलम को फोकस करके मैं क्वांटिटी डिमांडेड बना देता ना, एक्स एक्सिस, इसको ध्यान में रख के, मतलब 3 से शुरू करता अगर मैं, बस बनता है ऐसा कर्व, 3 से शुरू हो जाता, जो यहाँ पे 1 से शुरू हुआ है वो यहाँ पे 3 से शुरू हो जाता। क्या तुम मेरी बात समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ? जो यहाँ पे 1 से शुरू हुआ वो यहाँ पे 3 से शुरू हो जाता, मार्केट डिमांड कर्व बन जाता। हाँ या ना? तो दैट्स इट। इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, उसके बाद फिर मार्केट डिमांड कर्व है। और मार्केट डिमांड कर्व फ्लैट क्यों होता है ये मैं रिवीजन के साथ कल कराऊंगा। तो बस केवल ये मार्केट डिमांड कर्व तक तुम एक रीडिंग करके आओ कल, और हम कल मेजर टॉपिक पे चलेंगे इसके, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है।